नमस्कार प्यारे बच्चों, हम लेके आए हैं अगली क्लास, वही अपना बीएससी पार्ट थर्ड मैथ्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या समीक्षण विश्लेषण। पिछली क्लास में मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ रहे हैं जो पूरे चैप्टर में पूरी बुक में काम आने वाली है, और वो चीज़ बताई थी मैंने, अवकलनीयता डिफरेंशिएबिलिटी बताई थी प्यारे बच्चों। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सब बच्चों ने क्लास देखी होगी, फिर भी फॉर्मूला एक दो जगह काम और आएगा तो वहाँ बताता रहूँगा साथ साथ। और लगातार पढ़िए, नोट्स बनाते रहिए, कंटिन्यूअस मैनर से अपन चल रहे हैं। मैथ्स फिजिक्स सारी क्लासेस चली रही हैं अपनी, केमिस्ट्री तो कंटिन्यू पढ़िए दोस्तों। और कंटिन्यू पढ़ने के साथ साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए कि सर हम पूरा पढ़ पा रहे हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट रह जाता है कोई टॉपिक में, एक जैसे बाकी तो देखो नॉर्मली मैं इतना अनुभव इतना एक्सपीरियंस रहता है कि एक एक चीज़ को मैं बहुत बेसिक चीज़ से लेके चलता हूँ, हर चीज़ का बेसिक बताता हूँ, जिससे कि डाउट बहुत रेयर केस में होती है। जो मेरे से बच्चे पढ़े हुए हैं बहुत रेयर केस में, मुश्किल से किसी बच्चे को कोई डाउट हुई है, बाकी कोई डाउट हो ही नहीं सकती। ठीक है, अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ रहे हो। दूसरी बात, अगर किसी भी स्टूडेंट को मान लो डाउट है फिर भी कोई चीज़ की, तो कमेंट करके मुझे बताएं, फिर अपन एक डाउट सेशन रखेंगे। देखो रोज़ाना क्लासेज में डाउट सोल्व करने से, बच्चे बीच में बोलने से, बीच में कमेंट पढ़ने से सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। पढ़ने का मतलब पढ़ना ही होता है बच्चों, ठीक है। फिर आप कमेंट करके मुझे डाउट किसी भी टॉपिक में रह रही है, किसी टॉपिक को रिवाइज़ करवाना है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, रिवाइज़ क्लासेस शुरू कर देंगे। उसकी एक या दो टॉपिक जिसकी समस्या कोई क्वेश्चन रह रहा हो तो उसको हम रिवाइज़ कर देंगे, ठीक है। और डाउट सेशन अलग से रखूँगा, इसलिए इसका मतलब यहाँ से मतलब पढ़िए, अच्छे से समझते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। कोई चीज़ में डाउट रह जाती है उसके कोई साइन लगा लीजिए, और जैसे डाउट सेशन आए उसमें पूछ लीजिए या कमेंट कर दीजिए। जब डाउट सेशन आएगा तो उस चीज़ को सबसे पहले डिस्क्राइब कर देंगे अपन, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी क्लासेज में कमेंट पढ़ के मैं आप सारे बच्चे को सुनाऊँ एक एक बच्चे को, वो प्यारे बच्चों अच्छा नहीं लगता। पढ़ने का मतलब पढ़ना ही होता है, वहाँ कोई जादू का शो तो दिखाना नहीं है, जादूगर का कोई मदारी का खेल तो दिखा नहीं रहे अपन, ठीक है। तो इसलिए उसमें हम पढ़ रहे हैं, बच्चे इधर से उधर अपन बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, उस चीज़ों का कोई मतलब नहीं, वो एक टाइम पास चीज़ है। देखो सीधी सी बात है, आजकल एंटरटेनमेंट अपनी जगह है, पढ़ाई की जगह है। थोड़ी देर सीरियसनेस में होनी चाहिए व्यक्ति में, तब जाके सारी चीज़ें कवर हो पाती हैं। देखो ज़िंदगी में कुछ बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। हर चीज़ जीवन को मजाक अगर बना लिया हर चीज़ को तो कुछ नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसलिए सीरियसली हर चीज़ में मेहनत कीजिए, और उसके बाद में जब एग्ज़ाम आती है तो क्वेश्चन से काम आते हैं बच्चों, मजाक काम नहीं आता फिर, ठीक है। तो मज़ा आ रहा है, मज़ा आने से नहीं है कोई मतलब क्लास का मतलब समझ में आ रहा है, पढ़ाई चल रही है या नहीं चल रही, उस चीज़ से मतलब है। मज़ा आने से क्या मतलब होता है, ठीक है। तो क्लास में पढ़ने का मैनर होना चाहिए, एक सिस्टम से पढ़िए, बिल्कुल शांत, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है किसी प्रकार का, न कोई नेटवर्क समस्या है, जब चाहे तब क्लास देख सकते हो आप, किसी प्रकार की कोई इशू नहीं है। डाउट सेशन अपन 3 दिन से 5 दिन से एक टॉपिक पूरा होने से डाउट सेशन रख लेंगे। कोई डाउट है तो डाउट क्लियर कर लेंगे, और उसमें सारी बातें भी कर लेंगे, मजाक सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो लगातार पढ़ते रहो बच्चों, सबको बताते रहिए कि अपना पेपर शुरू हो गया, न्यू पेपर, और पढ़ते रहिए क्लासेस, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखिए बच्चों थ्योरम या प्रमेय लिखिए, ठीक है। अब देखिए प्रमेय इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम्स के लिए, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इंपॉर्टेंट लगा लो इस थ्योरम के, कई बार एग्जाम में पूछ चुकी। और इस थ्योरम में एक उदाहरण या एग्जाम्पल भी करेंगे अपन, इस थ्योरम के प्रूफ करने में वो सहायक है, तो वो सवाल अलग से भी पूछ लेता है, और थ्योरम पूरी पूछेगा तो भी वो क्वेश्चन काम आएगा। तो थ्योरम लिखिए, परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए, 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 अस्तित्व के लिए सातत्यता, सातत्यता, परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सातत्यता आवश्यक, सातत्यता आवश्यक प्रतिबंध है, सातत्यता आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त नहीं। परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सातत्यता आवश्यक प्रतिबंध है, आवश्यक प्रतिबंध है, आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त नहीं, आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त नहीं, परंतु पर्याप्त नहीं। Continuity is necessary but not sufficient condition. Continuity is necessary but not sufficient condition. Not sufficient condition
not sufficient condition for the existence of finite derivative, for the existence of finite derivative। अब देखिए इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, उसके बाद अपन बात करते हैं। ध्यान से समझने का मतलब क्या है इस चीज़ में, देखो यहाँ से पहले दो बातें बता रहा हूँ, उनको समझिए। एक शब्द तो हमारे पास लिखा हुआ है सातत्य, क्या लिखा हुआ है, सातत्य, कंटिन्यूटी, और एक शब्द आता है अपने पास अवकलज या डेरिवेटिव या अवकलनीयता, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दो शब्द है, कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव। कोई भी फंक्शन या कोई भी फलन है वो कंटिन्यूअस होगा तो अवकलज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, चेक करना पड़ेगा उसको। अवकलज होगा और नहीं भी होगा, उसको चेक करने पे हम कह सकते हैं कि वो अवकलनीय होगा या नहीं होगा। बात समझना मेरी गौर से। अगर संतत या कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वो अवकलज या डेरिवेटिव उसका होगा या नहीं होगा, ये चीज़ हमें चेक करनी पड़ेगी। हम पीछे भी चेक करते आ रहे हैं कि उसको चेक करना पड़ेगा। चेक करने पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब इससे देखेंगे उल्टा है रिवर्स। उल्टा है रिवर्स देखें इसका, तो रिवर्स इधर से इधर कि अगर कोई अवकलनीय या अवकलज का अस्तित्व डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो आप बिना चेक किए कह सकते हैं कि वो संतत होगा। चेक करने की आवश्यकता नहीं है, चेक नहीं करना आपको कि अगर अवकलनीय या डिफरेंशिएबल है तो उसकी संतत या कंटिन्यूटी आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। उस बिंदु या उस पॉइंट पे आप डायरेक्ट कह सकते हो कि वो फलन या फंक्शन क्या होगा, संतत या कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो देखिए अवकलनीय है अगर फंक्शन, अवकलनीय या डिफरेंशिएबल है तो आपको ये चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि वो संतत या कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, हमेशा होगा उल्टा तो। लेकिन अगर संतत या कंटिन्यूअस है तो अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो देखिए जो चीज़ हमेशा होगी, अवकलनीय या डिफरेंशिएबल है तो संतत होगा। इस चीज़ को तो हम प्रूफ कर देंगे डेरिवेशन से, थ्योरम से। और ये चीज़ हम लेके चलेंगे एक ऐसा एग्जाम्पल कि संतत तो होगा लेकिन वो सवाल अवकलनीय नहीं होगा, तो फिर हम उसी चीज़ को हम कह सकते हैं कि संतत या कंटिन्यूअस तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है। इसका मतलब ये कहेंगे कि हमेशा ये बात सही होना आवश्यक नहीं है। तो पहले हम लेके चलेंगे अवकलनीय या डिफरेंशिएबल और संतत प्रूफ कर देंगे कि अगर अवकलनीय या डिफरेंशिएबल है, अगर उसके अवकलज का अस्तित्व है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो वो फंक्शन सातत्य या कंटिन्यूटी को फॉलो करेगा, ठीक है। लेकिन एक ऐसा उदाहरण दूंगा कि संतत है लेकिन अवकलज नहीं होगा, तो हम कह देंगे संतत है तो अवकलज होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात समझ में आई सबके? तो देखिए आगे बढ़ते हैं इसके प्रूफ में। एक एक स्टेप क्लियर करके चलूँगा दोस्तों, आराम से पढ़िएगा बिल्कुल और ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, साथ साथ नोट करते रहिएगा। सुविधा ये है कि वीडियो आपके पास अवेलेबल रहते हैं तो जब चाहे तब पढ़ सकते हो, पहली बात। दूसरी बात ये है आपके पास कि कोई चीज़ लिखने से छूट भी जाती है, कहीं दोबारा से समझना हो किसी चीज़ को, दोबारा से बैक कर लीजिए, दोबारा बात को सुन लीजिए, देख लीजिए सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए इसका प्रूफ। तो सबसे पहले आपको मान के चलना पड़ेगा एक फलन या फंक्शन, उस फलन या फंक्शन को एक बिंदु या पॉइंट लेना पड़ेगा जिसपे हम अवकलज और क्या देखेंगे, उसकी कंटिन्यूटी या सातत्यता देखेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेटिव देखेंगे उसका, और उसके क्या देखेंगे, सातत्यता या कंटिन्यूटी देखेंगे। तो लिखिए इसके अंदर माना कि एफ जेड समीसर फलन है, माना कि एफ जेड समीसर फलन है। कंसिडर एफ जेड बी ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। माना कि एफ जेड समीसर फलन है, कंसिडर एफ जेड बी ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है। तथा जेड नॉट, एक बिंदु तो लें, जैसे सवाल में आता है कि 0 पे चेक करना है, मूल बिंदु पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है, तो वैसे ही हम कोई बिंदु या पॉइंट जेड बराबर कितना मान लेते हैं, जेड नॉट। अब वो सवाल में 0 पे चेक कराएगा तो 0 हो जाएगा, 1 पे चेक कराएगा 1 हो जाएगा आपके पास। तो हम क्या मान के चले, एक तो सवाल होगा, सवाल का मतलब एक फलन या फंक्शन होगा। तो माना कि एफ जेड समीसर फलन है, कंसिडर एफ जेड भी एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तथा जेड नॉट समीसर तल में कोई बिंदु है, तथा जेड नॉट समीसर तल में कोई बिंदु है, एंड जेड नॉट बी एनी पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, तथा जेड नॉट समीसर तल में कोई बिंदु है, एंड जेड नॉट बी एनी पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। अभी तक तो हमने बेसिक चीज़ बताई कि भैया हमारे पास क्या है,
एक फलन या फंक्शन है और जेड नोट पे हमें चेक करना है संतत और अवकलनीयता, ठीक है, उसके बारे में बातें करनी है। अब देखिए हम कह रहे हैं कि संतत जो होगा वो अवकलज उसका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पर्याप्त नहीं है ये चीज़। लेकिन जो अवकलनीय है, जो क्या है अवकलनीय है, वो हमेशा क्या होता है संतत। तो पहले ये चीज़ प्रूफ करेंगे अपन कि अवकलन या डिफरेंशिएबल हम लेके चलेंगे, डेरिवेटिव लेके चलेंगे और डेरिवेटिव लेके चलेंगे और लास्ट में प्रूफ कर देंगे कि वो संतत या कंटिन्यूअस होगा, पहली चीज़। फिर इसका इन्वर्स करेंगे, इसका विलोम लेके चलेंगे थ्योरम का और उसको सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। अब देखिए बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको। अब या नाउ क्या करेंगे, देखो हम यहाँ लिख रहे हैं एफ जेड माइनस कितना लिख रहा हूँ एफ जेड नॉट, ठीक है, एफ जेड माइनस कितना लिख रहा हूँ एफ जेड नॉट, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ जेड माइनस कितना लिख सकता हूँ एफ जेड नॉट, लिख दिया। कोई फ़र्क है क्या, दोनों तरफ लिख सकते हैं, इक्वल साइन है ही। अब इसके ऊपर और नीचे मैंने लगा दिया जेड माइनस जेड नॉट और ये लगा दिया मैंने जेड माइनस जेड नॉट। कोई फ़र्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा, अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एफ जेड माइनस जेड नोट, इधर भी एफ जेड माइनस, कैंसिल करने पे रिजल्ट सेम आएगा, एल एच एस इक्वल टू क्या दिख रहा है आर एच एस, ये तो लिख सकते हैं सब। अब एक काम करते हैं, हम दोनों पक्षों में लिमिट लेते हैं। क्या लेते हैं, जेड टेंस टू जेड नोट लेने पर, टेकिंग जेड टेंस टू जेड नोट, जेड टेंस टू जेड नोट लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा प्यारे बच्चों, देखिए लिमिट जेड टेंस टू कितना हुआ जेड नोट, ये बन गया मेरे पास एफ ऑफ जेड माइनस कितना हो गया एफ ऑफ जेड नोट, एफ ऑफ जेड नोट इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास लिमिट z टेंस टू कितना हो गया z नॉट, लिमिट z टेंस टू z नॉट, और ये बन गया हमारे पास f ऑफ z माइनस कितना हो गया f ऑफ z नॉट, और नीचे आ गया मेरे पास z माइनस z नॉट और इनटू कितना हो गया आपके पास z माइनस कितना हो गया z नॉट, ठीक है, बन गया आपके पास। अब एक लिमिट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई दो फंक्शन या दो से ज़्यादा फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है और एक साथ लिमिट लगी हुई है तो उस लिमिट को आप क्या कर सकते हो, अलग अलग लगा सकते हो, उससे उस फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट z टेंस टू कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों z नॉट, लिमिट z टेंस टू कितना हो गया z नॉट, यहाँ से देखिए ये हो गया f ऑफ z माइनस कितना हो गया f ऑफ z नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको एक पार्ट मान लेते हैं, इसको एक पार्ट मान लेते हैं, लिमिट अलग अलग लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो ये हो गया लिमिट z टेंस टू कितना हुआ z नॉट, ठीक है, एफ ऑफ जेड माइनस कितना हो गया एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन कितना हो गया जेड माइनस कितना हो गया आपके पास जेड नॉट, ठीक है, इनटू ये हो गया आपके पास लिमिट जेड टेंस टू कितना हुआ जेड नॉट और ये हो गया आपके पास जेड माइनस कितना हो गया जेड नॉट, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये इतना इतना पार्ट देखिए, इसके अंदर किसका फॉर्मूला है, अवकलनीयता का। पिछली क्लास में बताया था किसका फॉर्मूला है, अवकलनीयता डिफरेंशिएबिलिटी का। तो यहाँ फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ इतना ही लिख देंगे साइड में ब्रैकेट में कि अवकलनीयता की परिभाषा से, अवकलनीयता की परिभाषा से, अवकलनीयता की परिभाषा से बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, इतना ही लिखना आपको। अब देखिए इतना नोट करो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अवकलनीयता काम में लूँगा, क्या काम में लूँगा, अवकलज या डेरिवेटिव तो काम में लूँगा, और क्या चीज़ लाऊंगा, सातत्य। अगली बार सातत्य लेके, अभी तो देखो ऐसे चलूँगा, ऐसे चल रहा हूँ, फिर थ्योरम का विलोम करेंगे तो ऐसे चलेंगे अपन। तो अभी इस काम में चल रहे हैं अपन फर्स्ट में, कौन से में चल रहे हैं, फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, बहुत बेसिक कंसेप्ट हैं और बहुत ईजी मेथड्स हैं, थ्योरम बता रहा हूँ मैं आपको। तो सब बच्चे लिख लीजिए मेरे बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा बहुत आगे पीछे रह जाता है लिखने में, तो अपने पास सुविधा है, देखो ये कि कब भी आप पीछे करके क्लास को देख सकते हो। अब यहाँ ऐसा है कि आमने सामने रहते हैं तो तब तो सबसे पूछ सकते हैं कि भाई लिखा नहीं लिखा। अब कोई बच्चा कहाँ है, किसी का नेट स्लो है, कोई आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है, इसलिए मैं ये सुविधा कर रखी, डाउट के लिए अपन अलग सेशन रखेंगे, ठीक है। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वन टाइम जो क्लासेज होती हैं, जो चल रही हैं जगह जगह,
उन वन टाइम क्लासेज में क्या होता है कि एक बार जो निकल गया, फिर किसी से फ़ोटो मंगा रहे हो, किसी से नोट्स मंगा रहे हो, फिर कोई पुराना वीडियो कब डल रहा है, कोई क्या आ रहा है, यहाँ परमानेंट काम है आपके पास, ठीक है। फिर निकल गया, जब चाहे तब चलाइए, उसी टाइम पीछे देख लीजिए, ठीक है। आप देखिए ये किसका, ये आपके पास यहाँ से देखो बन गया हमारे पास लिमिट z टेंस टू कितना हुआ z0। यहाँ से देखो मेरे प्यारे बच्चों fz माइनस कितना हो गया fz0 इज इक्वल टू, ये है मेरे पास लिमिट z टेंस टू z0 fz माइनस fz0 z माइनस z0, किसका फॉर्मूला है f डैश z0 का, अरे किसका फॉर्मूला है f डैश z0 का, अवकलज या डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। और किस पॉइंट पे, z इक्वल टू किस पे बात कर रहे हैं, z0 पे। इसका मतलब है कि फलन fz का अवकलज या डेरिवेटिव किस पॉइंट पे, z0 पे, किस बिंदु पे, z0 पे। ये ऐसे ही नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि फलन या फंक्शन fz था, डेस लगा हुआ है, उसका मतलब उसका अवकलज या डेरिवेटिव और किस बिंदु या किस पॉइंट पे है, z0 पे, ठीक है। इनटू इस लिमिट को सोल्व कर लेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, नए और सोल्व होगी, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे z की जगह z0, तो इनटू कितना हो गया आपके पास 0। अब f डेस अगर किसी का अवकलज है तो अवकलज हमेशा क्या होता है, मैंने अवकलजता की परिभाषा में लिखाया था कि अवकलज तभी कह सकते हैं जब वो क्या होगा, परिमित या फाइनाइट, जब वो क्या हो आपके पास परिमित या फाइनाइट, जब वो आपके पास क्या हो मेरे प्यारे बच्चों परिमित या फाइनाइट, ठीक है। तो ये फाइनाइट है तो इसका ये निश्चित राशि और ये फाइनाइट क्वांटिटी और इससे मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 0, तो इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 0, ठीक है। यहाँ से देखिए ये हो गया लिमिट z टेंस टू कितना हुआ z0, ये बन गया मेरे पास f ऑफ z माइनस कितना हो गया f ऑफ z0 इक्वल टू 0। अब देखिए लिमिट किसकी है, z की, तो z पे ही काम करेगी, इस पे तो चाहे लिमिट लगाओ चाहे मत लगाओ, पहले से ही वैल्यू पॉइंट है ही, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट z टेंस टू z0 और ये हो गया f ऑफ z माइनस f ऑफ z0, ब्रैकेट को अलग कर देता हूँ इससे। अब यहाँ से देखिए इक्वल टू कितना 0, ये बन गया मेरे पास लिमिट z टेंस टू कितना हुआ z0 f ऑफ z, इसको दूसरी साइड भेज दिया तो ये कितना हो गया f ऑफ z0, यही बना आपके पास। पिछली से पिछली क्लास मैंने परिभाषा बताई थी किसकी, सातत्य या कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बताई थी, उसमें कहा था मैंने यही परिभाषा बताई थी, लिमिट ले लो उस सवाल की z टेंस टू z0 की और फिर उस सवाल में z की जगह z0 रख लो, अगर दोनों साइड बराबर हो जाती है, क्वेश्चन भी किया था जिसकी दोनों साइड बराबर है नहीं हुई थी तो वो क्या बन जाता है, संतत या कंटिन्यूअस। तो ये किसकी फॉर्मूला बन गया, किसकी परिभाषा बन गई कि फलन fz का z बराबर z0 पर क्या हो गया, संतत या कंटिन्यूअस। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ लिख देंगे कि फलन या फंक्शन fz बिंदु या पॉइंट z इक्वल टू z0 पर, बिंदु या पॉइंट z इक्वल टू z0 पर संतत या कंटिन्यूअस है। दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन fz इज कंटिन्यूअस ऑन पॉइंट z इक्वल टू z0, फंक्शन fz इज कंटिन्यूअस ऑन z इक्वल टू z0। एक तरफ का काम कर लिया भाई हमने, किया कि नहीं किया बेटा, अवकलज को काम में लिया डेरिवेटिव को, और डेरिवेटिव को काम में लेते हुए क्या प्रूफ कर लिया हमने, संतत या कंटिन्यूअस। समझ आया होगा सबको बहुत अच्छे से, कोई डाउट नहीं रहेगी अपनी क्लास में, पहले बता रहा हूँ, डाउट कोई डाउट नहीं है। अरे डाउट ही रह रही है तो फिर मैं किस लिए हूँ, मैं आपके मन भावना को नहीं समझ सकूँ कि बच्चे कितना गेन करेंगे, नई चीज़ें कैसे पढ़ानी है, तो मुझे पढ़ाना ही नहीं आता तभी तो है कि डाउट। अब डाउट रहने का सवाल तभी है जब आप पढ़ाने में असक्षम हो, पढ़ाने में क्या हो, असक्षम। जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं 500 बच्चों की क्लास, 700 बच्चों की क्लास, जहाँ सीट बैठने की नहीं मिल पाती, उन सब क्लास में पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी एक बच्चे की डाउट नहीं है। जैसे ही नेक्स्ट बुक शुरू होती है बच्चे 1.5 गुना हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट बुक अगर डाउट ही रहती तो बच्चे बढ़ते नहीं, बच्चे कम हो जाते हैं फिर। लेकिन मेरे पास उल्टा सिस्टम है कि जैसे ही पेपर ख़त्म होते हैं बच्चे बढ़ जाते हैं, तो डाउट का कोई काम नहीं है बच्चों, डाउट ही रहेगी तो फिर मैं किस लिए, मैं आपकी बात ही नहीं समझ पाऊँ कि बच्चे कितना समझ पाएंगे, क्या चीज़ बच्चों को बतानी है क्या नहीं बतानी, तो फिर डाउट ही रहेंगी। इसलिए डाउट का कोई काम नहीं है। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट कर दीजिए, डाउट क्लास अलग से लगा दूंगा। कोई क्वेश्चन रह रहा है, सब बच्चों की में कॉमन समस्या आ रही है, तो वो डाउट सेशन का मज़ा ही अलग आएगा उस चीज़ का। रोज़ाना बात कर रहे हैं, बीच बीच में मान लो किसी के कोई हो थोड़ी बहुत डाउट, एक बच्चे के कारण 500 बच्चे डिस्टर्ब हों तो बेटर भी नहीं है वो चीज़, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, नोट्स कंटिन्यू बनाते रहिए, फिर भी कोई चीज़ हो डाउट राउंड लगा लीजिए। डाउट सेशन जब आए तो डाउट सेशन में पूछ लीजिए आराम से। भाई दो कलर के पेन ले लीजिए, रेड ब्लैक या रेड ब्लू जो भी रखते हो आप, और एक राउंड लगा लीजिए कि यहाँ डाउट है, इस चीज़ में अंडरलाइन कर लो उसको। डाउट सेशन जैसे है कमेंट करके बताइए, लाइव सेशन रखूँगा तो उसमें लाइव बता दीजिए, बोल के बता दीजिए, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत पढ़िए, बिल्कुल निश्चिंत पढ़िए।
अब देखिए हमने क्या लेके चले थे, अवकलज या डेरिवेटिव, हमने क्या प्रूफ कर ली, सातत्य या कंटिन्यूटी प्रूफ कर ली प्यारे बच्चों, कर लिया कंटिन्यूटी। अब उल्टा चलेंगे, उल्टा संतत तो होगा, कंटिन्यू तो होगा, लेकिन कंटिन्यूअस होने के साथ साथ अवकलज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लिखा हुआ पर्याप्त नहीं है, नॉट सफिशिएंट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब देखो इस चीज़ को कैसे प्रूफ करें, बहुत सारी थ्योरम्स में बच्चों को कंसेप्ट ही समझ में नहीं आता कि थ्योरम का कंसेप्ट क्या है। जब ऐसा सवाल हो कि कभी हो सकता है नहीं हो सकता, इसका मतलब सदैव तो होगा नहीं, ठीक है। तो एक ऐसा उदाहरण ले दो उस थ्योरम में, ऐसा उदाहरण प्रूफ कर दो या ऐसा उदाहरण दिखा दो उस थ्योरम में कि ये सवाल था, ये तो सातत्य कंटिन्यूअस तो था लेकिन अवकलज नहीं हुआ, तो फिर हमेशा नहीं कह सकते कि हमेशा सत्य होगी, हमेशा सत्य होगी, ये बात नहीं कह सकते। फिर अपन समझ रहे हैं मेरी बात को। तो जिन थ्योरम्स में ऐसा हो कि हमेशा सत्य नहीं होगी, उन थ्योरम्स को प्रूफ करने की एक टेक्निक्स होती है। देखो थ्योरम प्रूफ करने की अलग अलग तरीके हैं। कुछ थ्योरम को हम विरोधाभास से प्रूफ करते हैं, कंट्राडिक्शन से, कुछ थ्योरम को एग्जाम्पल या उदाहरण से प्रूफ करते हैं, कुछ थ्योरम के कन्वर्स डायरेक्ट प्रूफ कर देते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं थ्योरम प्रूफ करने के, मैंने कई बार बताए भी है क्लासों में, और बता देंगे किसी दिन थ्योरम्स प्रूफ करने के क्या क्या टेक्निक्स हैं, किसी चीज़ को प्रूफ कैसे कर पाएँ। नेगेशन थ्योरम नेगेशन से होता है, कंट्राडिक्शन से कर सकते हैं अपन, ठीक है, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, विद एग्जाम्पल कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं थ्योरम प्रूफ करने के, किस थ्योरम में किसको काम में लेना है। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, संतत या कंटिन्यूअस प्रूफ कर दिया, क्या लेके चले थे, अवकलज। पहला काम कर दिया, विलोम करना है, विलोम कह रहा पर्याप्त नहीं है, तो ऐसा उदाहरण या एग्जाम्पल लेके चलो जिसके अंदर संतत या कंटिन्यूअस तो हो लेकिन अवकलज या डेरिवेटिव का अस्तित्व एग्जिस्टेंस नहीं हो। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ लिखेंगे, एक लाइन लिख दो जिससे कि हमारे भी समझने में सुविधा रहे और एग्जामिनर को भी सुविधा रहे। उपरोक्त प्रमेय का विलोम सदैव सत्य नहीं है। उपरोक्त प्रमेय का विलोम सदैव सत्य नहीं है। विलोम सदैव सत्य नहीं है। Converse of this theorem is not always true. Converse of this theorem is not always true. उपरोक्त प्रमेय का विलोम सदैव सत्य नहीं है। और विलोम या कन्वर्स प्रूफ करने के लिए हम किसकी सहायता लेंगे, उदाहरण की सहायता से। इसको हम एक उदाहरण की सहायता से सिद्ध करेंगे। इसको हम एक उदाहरण की सहायता से सिद्ध करेंगे। इसको हम एक उदाहरण की सहायता से सिद्ध करेंगे। इसको हम एक उदाहरण की सहायता से सिद्ध करेंगे। We have to prove this with the help of an example. We have to prove this with help of an example. कि एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको प्रूफ करेंगे। अब एग्जाम्पल क्या लेके चलना है, एग्जाम्पल, अब देखो मैं जो एग्जाम्पल लेके चलूँ वो याद होना चाहिए क्वेश्चन आपके। कई बार एग्जाम में पूछता है थ्योरम, जब थ्योरम पूछेगा, देखो मैं एग्जाम ओरिएंटेड काम कराता हूँ, हम पढ़ के चले गए, एग्जाम में लिखना कितना है, कहाँ से लिखना है, कहाँ तक लिखना है, मालूम ही नहीं चलता। हुआ होगा आपके साथ, मैथ्स में तो फिर कम होता है, फिजिक्स में तो बहुत होता है। इसलिए फिजिक्स में भी मैं जैसे टॉपिक हो जाता है उसमें बताता हूँ कि ये छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। तो वही पैटर्न यहाँ है कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, एग्जाम टाइम पे। अब कुछ चीज़ें देखो हम अभी पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ें हमें नॉलेज के लिए पढ़नी ज़रूरी है। अब अवकलनता की परिभाषा है वो नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट थ्योरम पे आ जाएंगे तो क्या करेंगे। तो कुछ चीज़ें नॉलेज के लिए होती हैं जो पढ़नी ज़रूरी है, कुछ चीज़ें जो डायरेक्ट एग्जाम में आती हैं। तो मालूम तो होना चाहिए एग्जाम टाइम पे जा रहे हैं किस चीज़ को रिवाइज़ करें किसको नहीं करें। हम तो पूरी कॉपी को रिवाइज़ करने लग रहे हैं, न तो रिवीजन हो पाता, नहीं यहाँ सेट हो पाता है। इसलिए बच्चों हर चीज़ को बता रहा हूँ कि ये परिभाषा है, ये आगे काम आने की चीज़ है, ये एग्ज़ाम की चीज़ है। एग्ज़ाम में किस किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, छोटा बड़ा, या 2 क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से 3 बनते हैं। कई बार क्वेश्चन का नाम ही बदल जाता है, आंसर वही होता है, लिखने का तरीका बदल देता है अगला, आंसर वही होता है। हमें पता ही नहीं, आने के बाद पता चलता है कि अरे यही था क्या आंसर इसका, ये तो हमें ही आ रहा था। वो किस चीज़ की कमी है, वो हमारी पढ़ते समय कमी है या पढ़ाने वाले की कमी है कि हमें बताया नहीं गया कि इस चीज़ को ऐसे ही पूछ सकता है एग्जाम में, ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में, 2 तरीके से पूछ सकता है, 3 तरीके से पूछ सकता है। क्या ये सवाल देगा या हमें इस सवाल को भी याद करना पड़ेगा उदाहरण। तो क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ से देखिए हम बात कर रहे थे अवकलज लेके चले, सातत्य प्रूफ कर दिया, कंटिन्यूअस की डेफिनेशन ये होती है। इसके बाद में देखिए अब हम लेके चलेंगे एक फंक्शन,
जो संतत तो होगा लेकिन लास्ट में जाके अवकलज नहीं हो पाएगा, इसलिए हम कह देंगे हमेशा या पर्याप्त नहीं है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो ये जो सवाल या उदाहरण लेके चलूँगा मैं, ये उदाहरण आपके याद होना चाहिए। जब एग्ज़ाम में थ्योरम पूछेगा तब तो ये भी करना पड़ेगा, यहाँ विलोम या कन्वर्स लगा के वो उदाहरण भी खुद ही लिखना पड़ेगा और उसको सोल्व भी करना पड़ेगा खुद ही। पहली बात, एक तरीका सवाल पूछने का। कई बार क्या करता है कि ये नहीं पूछता थ्योरम, वो क्वेश्चन ही पूछता है। तो क्वेश्चन जब पूछेगा तो क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन ही पूछता है, उस समय ये नहीं करनी थ्योरम। जब क्वेश्चन दे दे अगला लिखा हुआ, तब वो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन अब आगे करूँगा उस उदाहरण या एग्जाम्पल का, वही करना है। उदाहरण या एग्जाम्पल जो अभी करने जा रहा हूँ वो भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ अलग से, और थ्योरम भी बहुत बार एग्जाम में पूछी हुई है। जब थ्योरम पूछे तब तो ये भी करना है, उदाहरण खुद के याद होना चाहिए कि सवाल क्या था वो भी करना है। और कई बार उदाहरण खुद लिखा हुआ देगा तो उस क्वेश्चन के रूप में आ जाएगा, तो क्वेश्चन सोल्व करना है। तो यहाँ से दो तरीके के सवाल बनते हैं। ध्यान में आई बात? अरे आई नहीं आई बात समझ में? ठीक है, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन खुद इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, वो इम्पोर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें हमें करनी है। तो देखिए उदाहरण की ये तो लिख लिया सबने कि हम एक उदाहरण की सहायता से प्रूफ करेंगे। इस थ्योरम का विलोम सदैव सत्य नहीं है, और उस चीज़ को हम कह देंगे कि सातत्य तो है लेकिन अवकलन ये नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये उदाहरण देख लीजिए आप। हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और इसके लिए हम क्या दे देंगे, इसका एक उदाहरण या एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक है बच्चों, अब उदाहरण या एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। उदाहरण या एग्जाम्पल देखें, यहाँ उदाहरण या एग्जाम्पल में लेके चलेंगे कि एक माना कि एक फलन है। फलन या क्या है आपके पास, फंक्शन, और फंक्शन क्या होगा, संतत या कंटिन्यूअस, और उसके अवकलज का अस्तित्व नहीं है। तो देखिए हम लेके चलेंगे माना कि या कंसीडर फलन या फंक्शन क्या लेके चलेंगे, एफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। हम फलन या फंक्शन लेके चल रहे हैं एफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, और जो फलन या फंक्शन है वो सर्वत्र संतत है, परंतु मूल बिंदु के अलावा कहीं भी अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय या अवकलज का अस्तित्व नहीं है। मूल बिंदु के अलावा कहीं भी अवकलज का अस्तित्व नहीं है। अब ये याद होना चाहिए, जब थ्योरम आएगी तब तो ये खुद से ही लिखना पड़ेगा। और जब कई बार क्या करता है कि यही क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन लिखा बोले इसको सिद्ध करो, तब क्वेश्चन देगा, तब इसका प्रूफ करना अपन को। और जब थ्योरम में बात होगी तो थ्योरम में ऐसे बात कर लेंगे कि फलन या फंक्शन है हमारे पास एफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, जो संतत तो है लेकिन अवकलनीय सब जगह नहीं होगा। एक मूल बिंदु पे अवकलन हो सकता है, बाकी कहीं भी अवकलन या डेरिवेटिव नहीं होगा। तो फंक्शन एफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर कंटिन्यूअस एवरीवेयर, फंक्शन एफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर कंटिन्यूअस एवरीवेयर, but existence of derivative, but there is no existence of derivative except origin, but there is no existence of derivative except origin, but there is no existence of derivative except origin, कि origin के अलावा कहीं भी उसके अवकलज का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, अब दे रखा है सवाल अगले ने, यह क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा भाई, जब थ्योरम आएगी तो इसलिए हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करें। तो देखिए यहाँ या हियर आपके पास क्या दिया हुआ है, अब देखो सवाल की तरह ही सोल्व करते हैं। एफ ऑफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। मॉड ऑफ जेड आप भली भांति जानते हो कि मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू, अगर जेड बराबर मैं क्या लेके चलूँ, एक्स प्लस आइटा। भाई साथ साथ बता रहा हूँ भाई, ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो मैं पहली, दूसरी और तीसरी क्लास में बता चुका। या तो पहले, दूसरी, तीसरी क्लास अच्छे से पढ़ लो, पूरी बुक में रोज़ ये समस्या ही नहीं आएंगी कि ये क्या होता है। या फिर बता देता हूँ, देखो
तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कितना होता है वाई स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए मॉड ऑफ जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सब जगह संतत है, बीजीय बहुपद है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सर्वत्र संतत है, सर्वत्र संतत है, एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है, कहीं भी चेक कर लो, सर्वत्र संतत है। अगर यही संतत है इसका मतलब ये भी कंटिन्यूस होगा या ये एफ जेड कंटिन्यूस होगा। दिस इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एफ जेड या एफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। सर्वत्र क्या है, संतत, एवरीवेयर। ये चेक नहीं करना आपको, ये मालूम है हमें। ठीक है, बीजीय बहुपद है, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो कंटिन्यूस हो गया। अब चेक तो हमें इसका क्या करना है, अवकलज चेक करना। और अवकलज कह रहा है कि अस्तित्व नहीं होगा, मतलब अवकलन नहीं होगा। अब होगा कि नहीं होगा तो चेक करने पता चलेगा, अवकलन ही होगा कि नहीं होगा वो चेक करने पता चलेगा। अब क्या चेक करेंगे, अब अवकलनता की परिभाषा से, अब या नाउ अवकलनता की परिभाषा से, बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। अब या नाउ अवकलनता की परिभाषा से, बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, एफ डैश जेड। क्या कहती है मेरे प्यारे बच्चों, एफ डैश जेड। सब जगह चेक करना है, जब एक पॉइंट पे चेक करना होता तो जेड की जगह क्या लिख लेते, जेड नॉट। ठीक है, और जब सब जगह चेक करना होता तो फॉर्मूला लिखा करो, डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जेड प्लस कितना हो गया, डेल्टा जेड। जब एक पॉइंट पे चेक करना होता तो जेड नोट ले लेते हैं, माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन कितना होता है, डेल्टा जेड। फिर कह रहा हूँ पिछली क्लास नहीं पढ़ी तो दोबारा पढ़ लो, पूरे नोट्स बना लो बच्चों, और तब जाके आगे चैप्टर में कहीं वही दो फॉर्मूले काम आ रहे हैं। किसका फॉर्मूला काम आया, अवकलनता डिफरेंशियबिलिटी का। आप देखो ये हो गया आपके पास एफ डैश जेड इज इक्वल टू, ये हो गया लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू कितना हुआ आपके पास, जीरो, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड, और ये एफ जेड। एफ जेड तो देखो ये रहा मेरे पास, दिख रहा है एफ जेड, सबको दिख रहा है एफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। इतना ही तो फर्क है, यहाँ जेड था, यहाँ जेड की जगह कितना है, जेड प्लस डेल्टा जेड। तो अगर इधर जेड की जगह जेड प्लस डेल्टा जेड करोगे तो इधर भी जहाँ जहाँ जेड है उसकी जगह कितना आएगा, जेड प्लस डेल्टा जेड। तो ये बन जाएगा आपके पास जेड प्लस डेल्टा जेड का स्क्वायर, यहाँ से माइनस एफ जेड तो दे ही रखा है, माइनस कितना हो गया, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन ये कितना हो गया आपके पास, डेल्टा जेड। अब फिर से बेसिक प्रॉपर्टी काम आएगी। एक फॉर्मूला और बताया था, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर क्या होता है, जेड इंटू कितना होता है, जेड बार। ये पहली दूसरी तीसरी क्लास इसीलिए बताई थी मैंने आपको कि हर जगह काम आएगी दोस्तों। फिर कह रहा हूँ, फिर नहीं पढ़ी तो अब पढ़ लेना। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, जेड इंटू जेड बार। तो ये देखो, इसका मतलब ये है कि मोड के अंदर कुछ भी लिखा हो उसका स्क्वायर है तो उसको एक बार खुद को लिख लो और एक बार उसका जेड बार। जेड बार का मतलब होता है संयुग्मी या कंजुकेट। संयुग जैसे जेड का जेड बार करोगे तो प्लस की जगह कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब ये वैल्यू इसमें रखो प्यारे बच्चों, देखो नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर वैल्यू रखते हैं इसमें। अब देखिए इस चीज़ को अपन सोल्व करते हैं आगे। देखो क्या होगा इसको सोल्व करने से। यहाँ से देखिए, यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि हमारे पास है एफ डैश जेड इज इक्वल टू, ये है मेरे पास लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू कितना है, ज़ीरो। ठीक है, ये मोड लगा हुआ, चाहे दो लिखे हुए हो कितने लिखे हो, अगर मोड पे स्क्वायर है तो खुद को लिख दो और खुद का बार लगा दो। तो ये खुद को लिख दिया जेड प्लस डेल्टा जेड और इसके अगले पे बार लगा दिया, जेड प्लस कितना हो गया, डेल्टा जेड के ऊपर बार, माइनस जेड इंटू कितना हो गया, जेड बार अपॉन कितना हो गया, डेल्टा जेड। ये प्रॉपर्टी एक और आई थी कि अगर दो प्लस में है बार एक साथ लगाओ तो बार को अलग अलग कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ अलग अलग लिख सकते हो, एक लाइन और बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको गुणा करके सोल्व करते हैं। तो ये हो गया एफ डैश जेड, ये हो गया लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू कितना हुआ, ज़ीरो। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों जेड इंटू जेड बार प्लस जेड इंटू डेल्टा जेड बार और प्लस डेल्टा जेड इंटू कितना हो गया, जेड बार और प्लस हो गया डेल्टा जेड और ये हो गया डेल्टा जेड बार माइनस हो गया जेड इंटू जेड बार और नीचे आ गया आपके पास कितना, नीचे आ गया आपके पास कितना, डेल्टा जेड। नीचे कितना आ गया आपके पास, डेल्टा जेड। ठीक है, जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दीजिए। इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया आपके पास।
और बाकी देखिए थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया एफ डैश जेड, ये हो गया लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू कितना हुआ 0। यहाँ से देखिए डेल्टा जेड का इसमें भाग लगाते हैं तो ये तो हो गया जेड प्लस डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड, बाद में लिखूँगा इसको। यहाँ से कट गया तो ये लिख देता हूँ जेड बार प्लस ये इसमें से कट गया तो ये हो गया डेल्टा जेड बार और प्लस फिर ये बच गया, इसको आगे पीछे लिख दिया थोड़ा समझने के हिसाब से, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसको बाद में लिख दिया। ये आ गया आपके पास। अब लिमिट रखते हैं डेल्टा जेड टेंस टू 0। एक चीज़ और समझिए कि जेड होता है आपके पास एक्स प्लस आयोटा वाई और जेड बार होता है आपके पास डेल्टा वो एक्स माइनस कितना हो गया आयोटा वाई, और डेल्टा जेड होता है आपके पास डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, और डेल्टा जेड बार होता है आपके पास डेल्टा एक्स माइनस आयोटा डेल्टा वाई। ठीक है। अब यहाँ है डेल्टा जेड टेंस टू कितना 0। अगर डेल्टा जेड 0 है जिसमें प्लस आता है, वही अगर 0 है तो जब दो चीज़ों का माइनस करेंगे तो वो तो और ही कम वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये है आपके पास कि अगर डेल्टा जेड की लिमिट कहीं भी 0 हो, इसका मतलब क्या है कि डेल्टा जेड बार की लिमिट भी क्या होगी टेंस टू कितना होगा 0। ये रोज़ाना कहने की बात नहीं, हमेशा काम में लेंगे इसको। भाई अगर इनका प्लस वाला पार्ट 0 जा रहा है तो डेल्टा जेड बार तो माइनस होने के बाद और भी कम वैल्यू है तो किसकी ओर जाएगा 0 की ओर। ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से लिमिट रखूँ तो डेल्टा देखो क्या बनेगा आपके पास, ये बन गया एफ डैश जेड, क्या बन गया आपके पास एफ डैश जेड। ठीक है। देखो लिमिट रखिए बच्चों डेल्टा जेड टेंस टू 0, ये तो हो गया जेड बार प्लस डेल्टा जेड टेंस टू 0 है तो डेल्टा जेड बार भी टेंस टू 0, तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया। यहाँ देखिए ये हो गया आपके पास जेड प्लस डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड, डेल्टा जेड बार कितना है 0, डेल्टा जेड कितना है 0, तो 0 अपॉन 0 बना। लिमिट सॉल्व हुई क्या नहीं हुई, अपरिभाषित या नॉन डिफाइंड फॉर्म बन गई, और नॉन डिफाइंड फॉर्म बन गई इसका मतलब लिमिट सॉल्व नहीं हुई, तो ये लिमिट सॉल्व नहीं हुई, इसकी लिमिट काम नहीं आएगी, इसकी 0 हो गई, इस पर लिमिट लगेगी नहीं, तो ये बच गया आपके पास z, और ये लिमिट सॉल्व नहीं हुई इसकी किसकी डेल्टा जेड टेंस टू 0 डेल्टा जेड बार अपॉन कितना डेल्टा जेड, ये बच गया आपके पास। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये लिमिट सॉल्व नहीं हुई, 0/0 बन गया आपके पास। अब इस लिमिट को कैसे सॉल्व करें, तो हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स या वास्तविक संख्याओं में कॉम्प्लेक्स नंबर में कितने पार्ट होते हैं आपके पास 2 पार्ट। हर संख्या के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है वास्तविक भाग और एक क्या होता है काल्पनिक भाग। एक वास्तविक भाग और एक क्या होता है काल्पनिक भाग, एक रियल पार्ट होता है और एक क्या होता है प्यारे बच्चों इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसको अलग अलग टुकड़ों में सोल्व कर लो। भाई जेड सोल्व कर रहे हैं हो नहीं रहा, जेड में तो दोनों मिक्स हैं, दोनों साथ हैं, वास्तविक और काल्पनिक, रियल और इमेजिनरी हैं। अब ऐसे सोल्व नहीं हो रहे तो बोले अलग अलग कर लो, एक बार वास्तविक को सोल्व कर लो और एक बार लिमिट किसके लिए सोल्व कर लो काल्पनिक के लिए सोल्व कर लो। तो देखिए यहाँ 2 स्थितियाँ होंगी। अब क्या केस होंगे 2 स्थितियाँ, यहाँ 2 स्थितियाँ होगी, देर आर 2 केसेस, यहाँ 2 स्थितियाँ होगी, देर आर 2 केसेस। केस फर्स्ट देखेंगे, स्थिति फर्स्ट। सबसे पहले किसकी बात करेंगे केस फर्स्ट की बात करेंगे। केस फर्स्ट का मतलब है कि डेल्टा जेड टेंस टू 0, यही तो लिमिट सोल्व नहीं हो रही, इतना ही भाग तो इस पूरे को क्यों लिखते हो, इतना सोल्व कर लो और जो आंसर आएगा इसका वो यहाँ रख देंगे। ठीक है। फिर दूसरी स्थिति सोल्व कर लेंगे, एक बार वास्तविक की एक बार काल्पनिक की, जो आंसर इसका आएगा उसको यहाँ रख देंगे। तो केस फर्स्ट में क्या करने वाले हम, केस फर्स्ट में हम करने वाले हैं कि डेल्टा जेड टेंस टू 0 पे जाएगा, लेकिन एक साथ तो सोल्व हो नहीं रहा, तो एक बार तो वास्तविक एक्स पे चलेंगे, वास्तविक एक्स पे, ये तो वास्तविक एक्स होता है आपके पास रियल एक्सिस, और एक बार किस पे चलेंगे काल्पनिक एक्सिस या इमेजिनरी एक्सिस। तो डेल्टा जेड में क्या होगा डेल्टा एक्स आएगा, और जब काल्पनिक में चलेंगे तो कितना हो जाएगा डेल्टा वाई हो जाएगा आपके पास। यहाँ से देखिए कि डेल्टा जेड टेंस टू 0 तो है, लेकिन इस बार किसके अनुदिश जा रहा है वास्तविक एक्स के अनुदिश। डेल्टा जेड टेंस टू 0 वास्तविक एक्स के अनुदिश अलोंग रियल एक्सिस, वास्तविक एक्स के अनुदिश या अलोंग रियल एक्सिस। जब रियल एक्सिस पे जाएंगे तो जो डेल्टा जेड है आपका सिर्फ यही चल रहे हैं तो डेल्टा एक्स हो जाएगा, और डेल्टा जेड बार भी कितना होगा डेल्टा एक्स, तो डेल्टा जेड भी कितना हो जाएगा डेल्टा एक्स, और डेल्टा जेड बार भी कितना हो जाएगा डेल्टा एक्स, और डेल्टा वाई होगा नहीं, काल्पनिक ले नहीं रहे तो ये कितना होगा 0। अब एक नंबर में रखते हैं वैल्यू यहाँ से, इसी को तो सोल्व करना है। तो देखो क्या लेके चलेंगे लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 डेल्टा जेड बार अपॉन कितना हो गया डेल्टा जेड। ठीक है।
आप देखिए इसमें वैल्यू रखी तो ये हो गया लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू कितना हुआ 0, डेल्टा जेड बार कितना है डेल्टा एक्स, और ये हो गया आपके पास डेल्टा एक्स, ये भी डेल्टा एक्स है। अब एक्स में बदल गया तो लिमिट भी चाहे किसी में लिख दो, डेल्टा एक्स टेंस टू कितना हो गया 0, ये 1 हो गया, लिमिट का कोई काम नहीं है तो आंसर कितना आ गया 1। इतने पार्ट का आया, हमें तो पूरा आंसर चाहिए था, तो इसका मतलब क्या होगा एफ डैश जेड इज इक्वल टू, ये तो जेड बार था, ये आ गया आपके पास जेड, और इसका आंसर कितना आ गया इंटू 1, तो ये रिजल्ट आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं जेड बार प्लस कितना आया जेड, एक आंसर तो ये आया। अब सोल्व हो गया पूरा, कब, जब हम कौन से अनुदिश गए, कौन से एक्स के अनुदिश गए, वास्तविक के अनुदिश। अब दूसरा केस देखो, आपको तो नीचे लिखना है, मैं यहाँ साइड में सोल्व कर रहा हूँ। यहाँ देखिए मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ केस सेकंड, स्थिति द्वितीय। केस सेकंड जो मैं सोल्व कर रहा हूँ वो सोल्व कर रहा हूँ कि डेल्टा जेड टेंस टू क्या होगा 0, कौन से एक्स के अनुदिश होगा, काल्पनिक एक्स के अनुदिश, काल्पनिक एक्स के अनुदिश, काल्पनिक एक्स के अनुदिश अलोंग इमेजिनरी एक्सिस, अलोंग इमेजिनरी एक्सिस, काल्पनिक एक्स के अनुदिश। काल्पनिक एक्स के अनुदिश जब चलोगे तो देखो डेल्टा एक्स ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो डेल्टा जेड तो कितना हो जाएगा आयोटा डेल्टा वाई, और डेल्टा जेड बार में से ये हटा देंगे तो ये बन जाएगा माइनस का आयोटा डेल्टा वाई। ठीक है, अब वैल्यू तो यही सोल्व करनी है, फिर यहाँ रख देंगे तो पूरा आंसर आ जाएगा, और दोनों स्थितियों का आंसर सेम आएगा। तो कल अवकलनीयता एक परिभाषा में पढ़ी थी, आंसर हमेशा अद्वितीय आना चाहिए, यूनिक आंसर आना चाहिए। तो अगर दोनों का आंसर सेम आ जाएगा तो कह देंगे अवकलनीय है, चाहे कैसे ही सोल्व कर लो आंसर सेम आता है। जो हमेशा सेम रहता है, हमेशा एक जैसा रहता है, उसको हम क्या कहते हैं अद्वितीय, यूनिक कहते हैं। और अगर दोनों स्थितियों में आंसर अलग अलग आ गए तो हम कह देंगे कि अद्वितीय नहीं आया। और अगर लिमिट का आंसर अद्वितीय नहीं आता है तो अवकलनीयता की परिभाषा से क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा। सीधा सा कंसेप्ट है। तो इसको सोल्व करते हैं। देखो ये हो गया लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, ये है डेल्टा जेड बार अपॉन कितना डेल्टा जेड। ये हो गया आपके पास लिमिट डेल्टा जेड बार कितना है माइनस का आयोटा डेल्टा वाई, और नीचे कितना है प्यारे बच्चों डेल्टा जेड कितना है आयोटा डेल्टा वाई। अब वाई की लिमिट है तो वाई लिख दो, डेल्टा वाई टेंस टू कितना हो गया 0, चाहे डेल्टा जेड, ये कट गया, इससे रिजल्ट कितना आ गया इसका -1। किसका आया, इतने का आया, हमें तो पूरा सवाल तो इसका आंसर चाहिए, तो इसकी जगह कितना रखेंगे -1। तो आ जाएगा कि एफ डैश जेड, पूरा आंसर कितना आ जाएगा आपका जेड बार प्लस जेड, और इसका आंसर कितना आ गया -1। तो उत्तर आ गया जेड बार माइनस कितना हो गया जेड। इसको दे दो इक्वेशन नंबर कितनी आ गई 3rd। दोनों आंसर सेम है क्या, 2 नंबर और 3 नंबर। इसी लिमिट इसको सोल्व किया था, अवकलनीय डेरिवेटिव तो चल रहा था। अवकलता एक परिभाषा कहती है कि लिमिट का आंसर क्या आना चाहिए, अद्वितीय यूनिक आना चाहिए, हमेशा एक जैसा आना चाहिए। तो ये एक जैसा आंसर है क्या इसमें और इस स्थिति में, है क्या, नहीं है, नहीं है एक जैसा आंसर। इसका मतलब क्या हुआ, अद्वितीय है क्या, नहीं है। सिर्फ ये आंसर बराबर तब हो सकते हैं जब z बराबर कितना लेके चलें 0। 0 का मतलब मूल बिंदु या ओरिजिन, तब तो 0 0 0 और 0, तो 0 उत्तर आ जाएगा। तो हम नीचे लिख देंगे कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि आंसर अद्वितीय यूनिक नहीं है। तो इतना नोट करो, फिर एक लाइन लिख देंगे आंसर, अगर लिमिट का आंसर रिजल्ट अद्वितीय यूनिक नहीं है तो अवकलनीय नहीं होगा। तो संतत तो हुआ सवाल लेकिन अवकलनीय नहीं हुआ। तो नोट कर लीजिए केस फर्स्ट, और इसके नीचे नोट कर लेना आप इस चीज़ को, केस सेकंड, इक्वेशन सेकंड और थर्ड। तो समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि एफ डैश जेड का मान, एफ डैश जेड का मान अद्वितीय नहीं है, अद्वितीय नहीं है, नॉट यूनिक, जेड नॉट इक्वल टू 0 पे। जब 0 होगा तभी 0 0 हो सकता है, बाकी कभी नहीं हो सकता। दिस इम्प्लाई दैट एफ जेड मूल बिंदु के अलावा अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। By equation second third it is clear that value of f dash z is not unique, z not equal to 0। 0 के अलावा कहीं भी आंसर सेम नहीं हो रहा, इसका मतलब अवकलनीय नहीं होगा, अद्वितीय नहीं हो रहा। बच्चों आंसर चाहे कैसे भी सोल्व करें, आंसर एक आना चाहिए, उसी को अद्वितीय कहते हैं।
तो हमने क्या कह दिया कि मूल बिंदु के अलावा या जीरो के अलावा कहीं भी अवकलनीय नहीं होगा। संतत था लेकिन अवकलनीय नहीं हुआ। यही तो प्रूफ करना चाह रहे थे हम कि संतत होगा तो अवकलनीय हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो ये क्या हुआ, नहीं हुआ। तो प्रमेय का विलोम सदैव सत्य नहीं है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इतना करना है, थ्योरम आए तो ऊपर से पूरा पार्ट सोल्व करना है। उम्मीद कर रहा हूँ सबको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम के लिए, 4-5 नंबर दिलाने वाला आपको, तो पढ़िए।